जो लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल है। अगर नरेंद्र मोदी जी 24 में दोबारा चुनाव जीत के आगे तो इस देश में चुनाव नहीं होगा। आपको लगा नहीं कि आप एक पॉलिटिकल डिसएडवांटेज वाला फैसला ले रहे हैं? ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं तो उसको भोग रहा हूँ। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। मेरे पास मकान नहीं है, जबकि हर गवर्नर को रिटायर होने के बाद कश्मीर से जो आता है मकान देते हैं। तो ये तो मुझे पता है कि ये हर तरह से तंग करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। 2024 में आप क्या देखते हैं अपनी भूमिका? 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इनका विरोध करूंगा। टीवी अखबार की भूमिका कैसे देख रहे हैं? देखिए, टीवी तो अब किसी लायक छोड़ा नहीं गवर्नमेंट ने, इनको तो मना कर दिया। हमारा तो एक भी इंटरव्यू नहीं दिखा सकते। जिस दिन मैं पुलवामा पे बोला था, उसके बाद बुला के कह दिया गया था सबको एक लाइन नहीं जानी चाहिए। मेरे साथ फॉर्मर गवर्नर सतपाल मलिक साहब हैं और दर्जनों इंटरव्यू आपने देखे हैं। ये पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पद पर बैठा शख्स देश के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, सिस्टम के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। अब तक भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप अमेरिका की डेमोक्रेसी, यूरोप की डेमोक्रेसी, लंदन और इंग्लैंड की डेमोक्रेसी देखेंगे तो वहाँ जो लोग इंस्टीट्यूशन पर रहे हैं वो अपनी जो यादें हैं, उनका जो काम है, उस सब के बारे में किताब लिखना हो, इंटरव्यू देना हो, वो बात करते हैं। इससे होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ती है, चेक एंड बैलेंस बनता है। लोगों को लगता है कि अगर कोई पद पर बैठा हुआ है तो आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं या उससे दबाव में काम नहीं करवा सकते। हो सकता है वो वहां से हटने के बाद किताब लिखे या वो बात करे। सतपाल मलिक साहब ने एक नई लकीर खींची है। सर, कोई किताब पर भी काम कर रहे हैं? मैं कश्मीर पे एक किताब लिख रहा हूँ जी, लेकिन वो अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं उसको लिख के रख लूंगा तो वहीं रेड हो जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। वो उसको मैं हटने के बाद लिखूंगा, विदिन ए मंथ आ जाएगी वो। विदिन ए मंथ आ जाएगी? जी जी। क्या बताना चाहते हैं कश्मीर के बारे में? बहुत सारी बातें जो लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरे मन में कुछ सवाल हैं। ये किसी ने शायद नहीं पूछा हो और मैं आपका बहुत लिहाज करता हूँ, आप एक सीनियर गार्जियन जैसे हैं। 370 एक संवैधानिक प्रावधान था, वो हट रहा था और आप गवर्नर थे, आपकी सहमति थी उस पर? हाँ, मैं उसके हटने के पक्ष में था, क्योंकि वो बीजेपी का बहुत देर से घोषित, पुराना घोषित कार्यक्रम था और हम सब लोग सहमत थे। जिस तरीके से हटाया गया और उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई, जैसे संविधान को अधिकार है, संसद में आपका बहुमत है, आपने 370 हटा दिया, लेकिन जिस तरह से नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, इंटरनेट ठप कर दिया गया, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स छीन लिए गए, आप उसके भी पक्ष में थे? वो तो मैं उसमें हिस्सेदार था, मैं खुद दुख करने वाला था। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं जो लोगों को नहीं पता है, वो लोग इसलिए गिरफ्तार किए गए कि वो ये बोल रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी। वो लोगों को उकसा रहे थे, वायलेंस कराना चाहिए। जनता वायलेंस नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये नेता लोग चाहते थे कि बड़े पैमाने पर वायलेंस हो, इसलिए इनको बंद करना पड़ा। तो ये आरोप तो किसानों पर भी लग सकता है। संसद में कानून बना, फार्म बिल, और लोग धरना पर बैठ गए, 1 साल से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, 1000 से ज्यादा लोग मरे, किसानों की हत्या। उन्हीं के मरे ना, उन्होंने तो एक चिड़िया भी नहीं मारी। लेकिन सर, वो भी तो संसद से बिल पास हुआ था ना, जैसे वहां भी तो हाउस अरेस्ट कर, तब आपको डेमोक्रेसी याद आने लगी। आप पहले गवर्नर थे, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट था आपका, और आपने किसानों का समर्थन किया। मतलब वो जाट थे या किसान कम्युनिटी से आप आते हैं, आपकी कम्युनिटी का मसला था, संविधान से बिल बन के आया था, आपने उन किसानों का समर्थन किया, लेकिन वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप का आपने समर्थन नहीं किया। मांग जायज नहीं थी, नंबर 1, और पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रेटन कर रही थी, उनकी नदियां बह जाएंगी, तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। आपने सुने होंगे सब बयान महबूबा के, फारूक के यहाँ कत्लो गारत हो जाएगा। तो अगर वो उनको खुला छोड़ देते, हालांकि मुझे लगता नहीं कि उनके करने से कुछ होता, लेकिन वो तो चाहते कि हिंसा हो। तो जब पब्लिक ही सपोर्ट में नहीं थी तो कौन आता उनके लिए? मैं तो कन्विंस था कि कोई नहीं आता, लेकिन दिल्ली वाले थोड़ा डरे हुए थे। किसानों के साथ जो हुआ, जो आज हो रहा है, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो
या फार्मिंग बिल को लेकर, जी, वो भी बिल संसद से आया था। आपने किसानों का समर्थन क्यों किया? वहां भी तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर थे। मैं खुद किसान था, किसान बैकग्राउंड से आया था। चरण सिंह जी के साथ मैंने काम किया था और मुझे पता था कि ये गलत कानून, इसलिए मैंने उसका विरोध किया। मैं 10 दिन सोचा उसका विरोध करने से पहले। उसके बाद मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया पब्लिक स्टेटमेंट करने के पहले, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इनसे बात कर लीजिए, 4 महीने से बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा नहीं सतपाल भाई ये चले जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं जाया करते, आप इनको जानते नहीं हो, आप जब चले जाओगे तब जाएंगे। खासतौर सिखों को, इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 बच्चे शहीद करा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया। ये तो जब ये आपका ब्लू स्टार हुआ था उसके बाद मिसेस गांधी ने 2 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था अपने फार्म हाउस पे, और उनसे पूछा जब अरुण नेहरू ने कि फूफी आप तो ये नहीं मानती थी, तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छेड़ा है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। उनको इल्हाम था। तो ठीक नहीं है ना? लेकिन ठीक नहीं है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था प्रधानमंत्री जी से कि जिससे आप लड़ रहे हो उसके बारे में उसकी नेचर जान लो कि किससे लड़ रहे हो, तो उससे बातचीत करके हल करो, लड़ते क्यों हैं। आप किनके करीबी रहे? क्योंकि आप बीजेपी में लंबे समय तक रहे हैं, बिहार के आपने इतना सबसे ज्यादा बोल रहे थे जी। उसके बाद भी आपको कश्मीर से हटाकर नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद गोवा भेजा गया। अमित शाह के आप सबसे ज्यादा करीबी थे या नरेंद्र मोदी जी के? नहीं, अमित शाह थे। उनको आज भी आपसे लगाव है? ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बनवाया उन्होंने ही था। और ये 370 पूरा अमित शाह की अपनी एक सोच थी, समझ थी? नहीं, वो तो सरकार की समझ थी, पर मैं उससे एग्री करता था। ऐसा नहीं था कि मुझे दबाव डाला गया। मुझे कहा गया कि ये चिट्ठी भेज दो, मैंने भेज दी, क्योंकि मैं कन्विंस था कि हाँ ये होना चाहिए। अब क्यों लगता है आपको कि ये सरकार डेमोक्रेटाइज नहीं है? आप कई जगह बोले हैं कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं हैं, यहाँ बायस्ड हैं लोग, सिस्टम पर उनका कंट्रोल है। अब क्यों लगता है ऐसा? नहीं, वो तो मुझे तब भी लगता था, ऐसा नहीं, लेकिन वो इशू टू इशू है। अब जो सवाल हैं वो डिफरेंट हैं। बेरोजगारी है, आप ये देखें कि महंगाई है, इन इश्यूज पे बात ही नहीं हो रही है। 370 से क्या फायदा होगा सर? 370 से फायदा होगा कि कश्मीर के लोग अपना जुड़ाव भारत से नहीं पाते। 370 हटने के बाद वो ये नहीं कहते थे कि कहाँ इंडिया से आए हो। जब हम लोग जाते थे तो कहते थे अच्छा इंडिया से आए हो, वो खत्म हो गया। लेकिन अमित शाह का मैंने वो पूरा भाषण सुना जी, जो राज्यसभा में उन्होंने दिया। हाँ, दैट वाज वेरी कन्विंसिंग। वो कह रहे थे, नहीं मैं उसमें कन्विंसिंग नहीं देख रहा था। मैं ये देख रहा था, वो कह रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर गया उसके बाद, वो कह रहे थे कि वहाँ रिजर्वेशन सिस्टम फेलियर नहीं है, ओबीसी का रिजर्वेशन तो वहाँ डेमोग्राफिक में से 1% है लगभग, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिल रहा है, जबकि वहाँ मैंने शेड्यूल कास्ट की स्थिति देखी है। लैंड रिफॉर्म बिल वहाँ बहुत पहले आ चुका है। शेड्यूल कास्ट के लोग मैक्सिमम नौकरियों में है। कास्टिज्म सबसे कम कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में सबसे कम कास्टिज्म है। रिजर्वेशन वहाँ इम्प्लीमेंट है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके लिए ये हटाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आर्गुमेंट यही दे रहे थे। हाँ, वो दे रहे होंगे, पर उसको हटाने की जरूरत जो मेरी निगाह में है वो ये थी कि कश्मीर के आदमी देश के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता था उस धारा के रहते हुए। आपको लगता है आपने यूनियन टेरिटरी बनवा दिया, लद्दाख अलग करवा दिया, जम्मू अलग करवा दिया, कश्मीर अलग करवा दिया, इससे वो लोग और हमारे साथ हो गए या उनका लगाव हो गया? जो मैं ईमानदारी की बात अगर सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि यूटी हमको नहीं बनाना चाहिए था। उनको स्टेटहुड छीनने की ज्यादा चोट लगी है बनिस्बत 370 के। लेकिन वो शायद कह रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया कि वो यूटी होने के बाद पुलिस सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती है। उस वक्त एक ये भी खतरा था कि कहीं लोकल पुलिस रिवोल्ट ना कर जाए, इसलिए शायद तब यूटी किया गया था। और ये टेम्परेरी मेजर था। अमित शाह साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा कि हम जल्दी वापस कर देंगे। सर एक सवाल मेरे मन में है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं यहाँ, हिमाचल है,
उत्तराखंड है, तमाम ट्राइबल्स एरिया है। बिहार अब तक तो यूपी में भी शेड्यूल कास्ट की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता था। यही तो एक प्रावधान था ना कि जम्मू कश्मीर में बाहर का आदमी जाकर सीधे लैंड एक्वायर नहीं कर सकता है, नहीं खरीद सकता है। जो कई राज्यों में इस तरह के प्रावधान है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, अभी मणिपुर में इसी तरह के प्रावधान है कि आप ट्राइबल के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अभी भी कहाँ किसी ने खरीदी है, हटने के बाद भी कोई गया नहीं खरीदने। तो सर, तो जो स्पेशल, जो आप तो इतने जानकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, इस तरह के प्रोविजंस जो हैं सर, वो कई राज्यों में है। क्या आपको नहीं लगता कि चूंकि कश्मीर में मुस्लिम बहुत आबादी है, इसलिए उनको इस तरह के जो कुछ उनके डेमोग्राफिक राइट्स थे उसको छीन लिया गया और उसमें आप शामिल हैं? उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, उसमें सिर्फ यही था कि वो देश के साथ उनका लगाव नहीं होता। सर, इसका कौन सा थर्मामीटर है? कैसे सेना में लोग हैं वहाँ, जम्मू कश्मीर के लोग सेना में हैं। थर्मामीटर था कि जब आप जाइए वहाँ एक कॉमन मैन की तरह, तो छूटते ही दुकानदार पूछेगा आप हिंदुस्तान से आ रहे हैं? आज वो बात नहीं है सर। बीजेपी को वोट दिया है जम्मू के लोगों ने, सरकारें चली है इनकी। जम्मू इज डिफरेंट, वैली इज डिफरेंट। और जम्मू ने भी इतना बड़ा वोट नहीं दिया, आप देखिएगा क्या करेंगे जम्मू के लोग। तो आप भी मानते हैं कि जहाँ बीजेपी की सरकार न बने वो लोग भारत से अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं करते? ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। फिर ये जम्मू के कश्मीर के लिए क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम आबादी वाला स्टेट है। वहाँ ये प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो वहाँ रहा हूँ, मुझे मालूम है वो कैसे रिएक्ट करते थे। और जब ये धारा लगाई गई थी, हमारे पुरखों ने लगाई होंगी, उस वक्त भी ये गैर जरूरी थी लगाना। तो बाकी जो हिल स्टेट्स हैं, बाकी जो जिस तरह से डेमोग्राफिक तरीके से संविधान ने आदिवासी ट्राइबल्स को संविधान ने प्रावधान अधिकार दिए हैं, जैसे अभी मणिपुर में आप देखिए जल रहा है, मणिपुर में हिंसा हुई, आगजनी हुई, क्योंकि वहाँ के जो जनरल कैटेगरी के समाज हैं वो चाह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया में हम जमीन खरीद सके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ बैन है। तो ऐसे तो सर हर जगह आदिवासियों की जमीनें, तो जहाँ ज्यादा हो जाएगा वहाँ यही कर पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर में किया गया, यही किया जाएगा। हाँ, अलगाव क्यों होने दिया जाएगा? लेकिन आप गवर्नर हैं, आपको इस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही थी कि वहाँ के पब्लिक, आप देखिए राजनीतिक एजेंडा तो बहुत लोग चलाते हैं। कोई कहता है हम महाराष्ट्र में नहीं घुसने देंगे, बीजेपी शासित गुजरात में हुआ कि हम गैर गुजराती को नहीं आने देंगे। ये सब चीजें राजनीति का एक हिस्सा रहा है। लोग रीजनल आइडेंटिटी पर भी चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र के एमएनएस की पार्टी की नींव इसी पर पड़ी कि हम मराठी आइडेंटिटी के साथ लड़ें। तो कोई किसी स्टेट का है और उस स्टेट को लेकर प्राउड फील करता है, तो उसमें ऐसा कहाँ आ गया कि हम देश के हिस्सा नहीं है? प्राउड फील करना डिफरेंट है, और मुझे नहीं लगता, आपको क्यों नहीं लगता, आप खुद जाके देखते, वो बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर पाते थे इंडिया के साथ। लेकिन एक सर मुस्लिम कम्युनिटी को लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये फैसला हुआ, लेकिन देश भर के मुस्लिम कम्युनिटी की एक राय है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है रिलीजियस टेम्परामेंट की वजह से। वो तो है इस देश में। मैं खुद मानता हूँ कि मुसलमानों के साथ जो हमें सलूक करना चाहिए वो हमारा नहीं है। अब वही स्थिति किसानों के साथ हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है, और किसानों के साथ तो सुनियोजित षड्यंत्र है कि खेती को खत्म करो। इनके लड़के फौज में जाते थे, फौज को खत्म कर दो, और इनकी जो बैकबोन है इकोनॉमिक सोशल वो सब तोड़ दो। क्या करेंगे किसान? आपके किसान तो कोई जज भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज नहीं ना हो, किसान के पास जो वोट की ताकत है वो आप देखेंगे 24 में वो सब बदल देंगे। लेकिन आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, बाद में बीजेपी में भी आए, सत्ता के मतलब अपने सवाब पर है बीजेपी। आपको लगा नहीं कि आप एक पॉलिटिकल डिसएडवांटेज वाला फैसला ले रहे हैं? ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं उसको भोग रहा हूँ। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है, मेरे पास मकान नहीं है, जबकि हर गवर्नर को रिटायर होने के बाद कश्मीर से जो आता है मकान देते हैं। मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, मेरी आधी पेंशन इसी किराए में चली जाती है। मेरी सिक्योरिटी के नाम पे एक सिपाही है और मुझे खुला छोड़, जबकि मुझे रियल डेंजर है पाकिस्तान से और
कश्मीर के टेररिस्ट से। मुझे डिसएडवांटेज का पता है। मेरे सारे लोग, मैंने शिकायत की करप्शन की, उनमें किसी भी आदमी नेम के साथ की, किसी से इंटरोगेशन नहीं हुआ। मेरे सारे स्टाफ को सीबीआई ने पिछले हफ्ते इंटरोगेट किया। तो ये तो मुझे पता है कि ये हर तरह से तंग करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। अमित शाह क्या बहुत करीबी लोगों में से हैं? नहीं थे। मुझे तो लगता अभी भी हैं। नहीं, अब कैसे, अब तो नहीं। उन्होंने खुद कहा कि गवर्नर साहब जब गवर्नर थे तभी इस बात को तो उठाते। वो तो मैंने तभी उठाया था, उनको ध्यान नहीं हुआ। अपनी जरा याददाश्त पुलवामा को लेकर। पुलवामा मैंने सेम डे उठाया था, और मैंने पीएम से बात होने से पहले 2 चैनल को बता भी दिया था कि हमारी गलती से हुआ। नहीं, आप बोलते तो रहे उस मामले में तो आप पर कोई आरोप नहीं लगता है, क्योंकि वो जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी इस देश के लिए, और उस समय भी आप बोले और उस पर आपकी राय लोग रखते हैं, सुनते हैं। आप मोदी जी से कितनी बार मिले हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद? मिला हूँ कम से कम 1 दर्जन बार। मैंने सुना है वो सबकी सुनते हैं। देखिए, मोदी जी का मैं बड़ा एडमायरर था जब वो उसमें थे गुजरात में। तब वो प्रो फार्मर भी थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को एमएसपी लागू करने के लिए, लेकिन दिल्ली आके वो बदल गए, वो दूसरी तरह के हो गए। कैसे हैं वो? दिल्ली में आप कई बार में, आपका तो इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, आप कैसे देखते हैं उनको? जब आप दिल्ली में आने के बाद उनका ये एटीट्यूड हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, और जो दूसरा बोल रहा है वो गलत है, और उसको नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। लेकिन सर विनर तो हैं। कहाँ इस देश में कोई 3 बार लगातार सीएम और 2 बार लगातार पीएम रह जाए? नहीं, पता नहीं कौन कौन सीएम और पीएम हुए हैं और होते रहे हैं, डिक्टेटर्स भी होते रहे हैं। उससे सही और गलत का अंदाज नहीं होता है। एक कृषि बिल वाले पर आपने मुखर तरीके से बोलना शुरू किया, ये आपको क्यों लगा कि ये बिल किसानों के खिलाफ है? कॉर्पोरेटाइजेशन होता है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। अगर किसानों को कॉर्पोरेट सेक्टर में लाया जाता, अबे किसानों की मिल्कियत खत्म हो जाती, जमीन खत्म हो जाती, उसको कॉर्पोरेट को दे देते। किसान के पास वही तो एक ताकत है कि ये मेरी 5 बीघे भी जिसके पास है मेरी जमीन है। मैं अपने गांव जाता हूँ तो इसलिए जाता हूँ कि भाई ये मेरा जमीन का टुकड़ा, हालांकि मेरी सब बिक गई है ज्यादातर, पर एक टुकड़ा भी बचा हुआ है तो उससे लगाव रहता है किसान का। वो जाता है मेरा ये है, उसी को ये खत्म करना चाहते थे, आज भी चाहते हैं। क्या असर होगा समाज पर अगर जमीनें चली जाती है? मैं तो सोच रहा हूँ कि जमीनें हो सकता है उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे, हमारा अनाज का भंडारण का तरीका बदल जाए, क्योंकि जिस भी फील्ड में कॉर्पोरेट का पैसा आता है वो तो बेहतर ही होता है ना सर। किसमें बेहतर हो गया, एक बता दें मुझे आप। कॉर्पोरेट के पैसे से कौन सा फील्ड बेहतर हुआ है? मतलब आपके मन से समाजवाद गया नहीं गया, ना जाएगा। तो फिर बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी जो है वो प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में है। आप सोशलिज्म वाली बात कर रहे हैं, उसके समर्थन। आप सरकारी नौकरी के पक्षधर हैं। मैं सरकारी नौकरी के पक्षधर नहीं हूँ। वो सरकारी नौकरी वर्सेस गैर सरकारी नौकरी इशू नहीं है। इशू ये है कि जो उत्पादन के साधन जिसके पास हैं वो कुछ रहने चाहिए, सारे नहीं छीनने चाहिए। आपको नहीं लगता अगर मान लीजिए हरियाणा का गेहूं जाके बिके बंगाल में या अमेरिका में बिके, यूपी का देखिए होगा क्या कि हरियाणा का जो गेहूं है उसको अडानी खरीद लेगा और सस्ते में खरीदेगा और उसको दुगुना महंगा होने पे बेचेगा, और वही जो गेहूं बेच रहा था उसी को वो महंगा गेहूं खरीद के खाना पड़ेगा। ये किसान आंदोलन में भी लॉजिक था आप लोग का कि ये गरीबों को और गरीब मजबूरी हो जाएगी, अन्न महंगा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मैंने इसको देखा होते हुए देखा है मैंने। हर साल किसान तो डिस्ट्रेस सेल करता है, फसल आते ही उसको बेचना पड़ता है कम दाम पे, क्योंकि उसकी बेटे की फीस है, बुढ़े का इलाज है, बेटी की शादी है, तो औने पौने दाम बेच देता है। और फिर जब उसे जरूरत पड़ती है तब वो खरीदने जाता है, तब वो महंगा हो जाता है। लगभग 20 साल के करीब रहे हैं आप बीजेपी में? लगभग 4 में आया था। हाँ, और 23 में आप 20 साल रहे बीजेपी में। बीजेपी जब से सफल होना शुरू हुई, जब मतलब आप लोग एंट्री किए और बीजेपी सफल होना शुरू हुई? नहीं, मैं उस दौर में आया था जो अटल जी का दौर कहा जाता था, जो लिबरल दौर था। वो कैसे लिबरल थे? हर तरह से थे। राम मंदिर आंदोलन के भी पक्ष में थे आप? मैं
राम मंदिर मंदिर पक्ष में था, पर मस्जिद तोड़ने के पक्ष में कभी नहीं था। आपको नहीं लगता आप जिस कम्युनिटी से, किसान कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर और वोट किया है बीजेपी को, इस देश के किसानों ने? देखिए, आप इसको जनरलाइज मत करिए। किसानों ने हिंदू धर्म के नाम पे वोट नहीं किया बीजेपी को। किसानों ने कहीं कहीं रिएक्शन के नाम पे किया कि मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, उस रिएक्शन में कर दिया होगा, लेकिन किसान बाई एंड लार्ज कम्युनल नहीं है। नहीं, मैं कम्युनल नहीं कह रहा हूँ। किसी धर्म में आस्था रखना कम्युनल कहाँ है सर? मैं कह रहा हूँ चाहते हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा तो मैनिफेस्टो में था आपकी पार्टी के। आपको बताता हूँ, मेरे गांव में मंदिर है 300 साल पुराना, और गांव की अब मेरे गांव में वोट है 15,000, और मंदिर में 5 आदमी भी नहीं जाते हैं, एक दिन में 3 जाते होंगे, 4। लेकिन आइडेंटिटी है ना, जैसे राम मंदिर तो मैनिफेस्टो में था बीजेपी के। तो अगर बीजेपी जीत के आई तो हम तो बोलेंगे ना कि लोगों ने उनको मैंडेट ही दिया था कि मंदिर बनाइए, और उन्होंने बनाया। बनाया, काशी कॉरिडोर को सजाया। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कोई वोट होनी है? वोट नहीं देंगे उस पर, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। वोट होगा बेरोजगारी पे, वोट होगा भूखमरी पे, वोट होगा कंगाली पे, वोट होगा ये फसल के दाम पे, MSP पे, वोट इन इश्यूज पे होगा। वो तो एजेंडा मंदिर का करेंगे, हम अपना ये रखेंगे। सर लेकिन 5 साल पहले तक आपको वो एजेंडा पसंद था? कभी नहीं था मेरा। आप एक भाषण निकाल के दिखा देंगे। मैं कभी भी एक तरह समझिए कि जो कम्युनल मेरी स्पीच नहीं मिलेगी आपको मेरी पूरी जिंदगी में। आपकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। अपनी जगह खुश हैं। वो होता तो मुझे बुला के पूछते, भाई सुल्तान भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं, नुकसान तो हो रहा है। आप समझिए कि उनका हिंदू फोल्ड टूट रहा है। अगर किसान उनसे अलग हो जाएगा, जाट गुर्जर पटेल मराठा जो किसान कम्युनिटी है, तो फिर उनको वोट कौन करेगा? यही कम्युनिटी तो वोट कर रही है। वो हमारी वजह थोड़े ना अलग हो रहे हैं, तो इशू पे हो रहे हैं। उनके इशू एड्रेस करेंगे तो इनके साथ रहेंगे। अब ये लाए हैं क्या है वो अग्निवीर, इसकी क्या जरूरत थी? सिर्फ किसानों के बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव था फौज में जाने का, उसको बंद कर दिया। और उनकी जिंदगी 4 साल के लिए कौन मरने के लिए जाएगा? कोई और खतरा दिख रहा है इसका आपको? जी, कुछ लोग कुछ और भी आशंका जता रहे हैं कि अग्निवीर का। हाँ, नहीं, वो आशंका तो मुझे नहीं पता, पर ये मुझे दिखती है कि इनकी दिलचस्पी, और कोई शहादत देने नहीं जाएगा 4 साल की नौकरी में, जिसमें पेंशन भी नहीं होगी। पेंशन भी एक बड़ा मुद्दा होने जा रही है चुनाव में। तो वाजपेयी जी ने खत्म किया था। किसी ने किया हो। आप प्राइवेटाइजेशन को लेकर आपकी क्या राय है? जैसे रेलवे जो प्राइवेटाइज हो रहा है, एयरपोर्ट जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, वो एक सोच समझ के करना चाहिए, ब्लैंकेट नहीं करना चाहिए। नहीं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, प्राइवेटाइजेशन इज ए मस्ट, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो वो ठीक नहीं। मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी नहीं। देखिए, गरीब आदमी को तो कुछ मिलेगा नहीं जब प्राइवेटाइज हो जाएगी हेल्थ फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ वो ठीक है, उसमें समझ में आता है, तो ठीक है। सर गरीब आदमी वंदे भारत नहीं चढ़ पाएगा। इक्वल फेयर है जहाज का। हाँ, नहीं तो वो वंदे भारत क्यों चलाते हो? वो भी चलाओ, गरीब वाली भी। वही तो मैंने कहा कि बैलेंसिंग एक्ट रखो। लेकिन आपको लगता है प्रधानमंत्री जी से, जब आपने तो उनको 2014 में बनते हुए देखा है पीएम, फिर 2019 में देखा, जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, खासकर जो गरीब लोग हैं, जिस तरह से उनका बैकग्राउंड है, जिस तरह के 2014 में नारे दिए गए, आपको क्या लगा था? कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कांग्रेस के इतर, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में लगता था, हमसे बहुत उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो उनका एजेंडा दूसरा था, जो होना चाहिए था वो नहीं था। क्या एजेंडा लगता है उनका? अब उनका एजेंडा था कि एंजॉय द पावर, मजे करो। इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, इतना कोई प्रधानमंत्री बनने मुझे आप बनाओ ना, मैं इससे ज्यादा मेहनत कर दूंगा। रोज ये चुनाव कैंपेन करेंगे आप? हाँ, रोज एयर फ्लाइट का ट्रेवल करेंगे आप? आप भी गवर्नर हैं सर, आपने तो इतना ट्रेवल करने से बचते हैं लोग, प्रधानमंत्री मैं तो अभी मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है, मेरे पैरों में दर्द है, मैं फिर भी महीने में 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ।
तो आप तो इसलिए कर रहे हैं ना कि आप ओपोजिशन का एक चेहरा बन गए हैं, विपक्ष का। मैं कहाँ चेहरा बन गया हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप आ गए, मैं बोल रहा हूँ, दैट्स ऑल। मैं इससे ज्यादा 2024 में आप क्या देखते हैं अपनी भूमिका? 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इनका विरोध करूंगा। बीजेपी का? मोदी जी का। बीजेपी का नहीं? बीजेपी का नहीं। अगर बीजेपी किसी दूसरे को प्रोजेक्ट करेगी तो मैं सोचूंगा। अगर गडकरी जी या अमित शाह साहब को प्रोजेक्ट करेगी तो मैं सोचूंगा उस पर। मतलब बेसिकली आप बीजेपी के विरोधी नहीं है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी नहीं बन रही है? उनसे मेरी नहीं बन रही है, सही है। क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया? आप देखते हो सारी चीजें, मुझे बताने की क्या जरूरत है। हेरेसिंग माई पीपल, वेंडेटा रखे हुए हैं मेरे साथ। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जो मुझे मिली हुई थी। कश्मीर सरकार ने लिखा था कि इनको पाकिस्तान से भी खतरा है, हिंदुस्तानी टेररिस्ट से भी खतरा है, इसके बावजूद एक सिपाही आपने दे रखा है ताकि ये इसको कोई आके मार दे। लेकिन आपको अहम पद दिया था उन्होंने, अहम जगह पर आपको। कश्मीर का पूरा समझिए आपके हाथों, उनका बीजेपी का एक बड़ा जो चुनावी प्रोजेक्ट था, बड़ा चुनावी एजेंडा था, वो आपके हाथों पूरा करवाया गया। तो मैंने सक्सेसफुली किया। मैंने पूरे टाइम में एक गोली भी नहीं चलाई और पीसफुली सब कुछ इनको करके दिया। तो अगर भारत एक धार्मिक देश है, आपको लोग ये कहें कि आपके पॉलिटिकल के लिए कि आप मुस्लिम, वहाँ कश्मीरी आवाम कैसे सोचती है? वो आप जाके पता करें कश्मीरी आवाम से, पूछिए कभी हाउ इज योर गवर्नर। 370 हटाने के बावजूद वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आप वहाँ के लोगों से पूछिए। लेकिन मैं उमर फारूक को देखता हूँ या महबूबा को देखता हूँ, उन लोगों की बात, तो वो लोग तो 370 के पक्ष में, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ओपिनियन में देखता हूँ। इनकी कोई ओपिनियन नहीं है, ये तो वक्त के साथ अदलते बदलते हैं लोग। आप बीजेपी की जो राजनीतिक कोर एजेंडा है, मुसलमानों को यूपी में टिकट नहीं देंगे, जिस तरह से अभी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लिंचिंग हो रही है कहीं गाय के नाम पर, वो कहीं सब गलत है, वो तो ठीक नहीं है। तो आप बीजेपी में आप रहे तो, और आपको लगता है कि ये सब गलत है? आज भी जो हो रहा है, ये सब लिंचिंग हो रहा है, गलत है? ये कभी भी हो गलत है। इसके पीछे क्या लगता है आपको? ये इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड या लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, या ये पॉलिटिकल इशू है? पॉलिटिकल है, पर सपोर्ट तो स्टेट की भी रहती है, सॉफ्टनेस है टुवर्ड्स सच एलिमेंट्स। जो ये लुम्पन्स हैं उनको स्टेट का सपोर्ट रहता है। एक आपने कहा कि अपोजिशन को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो 23 तारीख को एक बैठक हो रही है तमाम अपोजिशन पार्टियों का, उसको लेकर क्या राय है आपकी? उसमें जो नीतीश जी का अटेम्प्ट है उसकी तारीफ करता हूँ और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो कामयाब हों और उसमें से वो कुछ ना कुछ फैसला निकाल के लाएंगे। अगर वो इतना भी कर दें कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा होगा, 1 to 1 कर देंगे, तो भी ये सरकार बदल जाएगी। लेकिन आपको लगता नहीं है, आप इतने जानकार हैं, लगभग 45% कैडर वोट बीजेपी के पास है, सवर्ण समाज का वोट है, हिंदू के नाम पर किसानों का वोट है। ये वोट यही था आज से 10 साल पहले। वोट ऐसे नहीं पड़ता जैसे आप बता रहे हो। जब लोग बदलाव की तबीयत बना लेते हैं तो वो बदलते हैं। सवर्ण समाज इनके यहाँ लिखा हुआ थोड़े ना कि आपके यहाँ बैनामा हो गया आपका। वो इशू बेस्ड वोट करेगा। इशू है, उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन दिया है जनरल कैटेगरी के लोगों को। उसमें आपकी कम्युनिटी भी हरियाणा में लाभार्थी है। हरियाणा में जाट समाज ओबीसी में आता नहीं है, जनरल कैटेगरी में है, तो जाट समाज के गरीबों को भी रिजर्वेशन मिला है 10%। 10% में बाकी को मिल गया सारा, जाट को तो 2% भी नहीं मिलेगा बेचारे को, और उससे वोट नहीं मिलता है। वोट बाकी इश्यूज जो मैंने आपको बताया ना, बेरोजगारी, महंगाई और रोज रोज के जो लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें हैं, उसमें पड़ता है। टीवी अखबार की भूमिका कैसे देख रहे हैं? देखिए, टीवी तो अब किसी लायक छोड़ा नहीं, गवर्नमेंट ने इनको तो मना कर दिया। हमारा तो एक भी इंटरव्यू नहीं दिखा सकते। जिस दिन मैं पुलवामा पे बोला था उसके बाद बुला के कह दिया गया था सबको एक लाइन नहीं जानी चाहिए। आप ही एक सहारा हो हम लोगों का।
नहीं, लेकिन अब तो सोशल मीडिया जैक डॉर्सी ने कहा है कि वो ट्विटर के उस समय सीईओ थे। जैक डॉर्सी ने सही कहा है, उस वक्त बहुत प्रेशर था इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर। ये तो हर सरकार करती है सर, तो इंदिरा जी भी करती थी। इंदिरा जी कौन अच्छा करती थी, वो थी महापुरुष इस मामले में, उन्होंने तो इमरजेंसी भी लगाई थी। हाँ, तो गलत था, उस वक्त गलत था तो अब भी गलत था, डॉर्सी वाले के जमाने में भी। गवर्नर साहब, कोई रास्ता है जहां से फिर से आपके बीच और अमित शाह और प्रधानमंत्री बीच कोई कम्युनिकेशन हो सके? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का तो मैं नहीं जानता, बट अमित शाह के प्रति मैं इतना आभारी हूँ कि मुझे जिस दिन फोन उठा के वो कह देंगे आओ सतपाल भाई चाय पियो, मैं चला जाऊंगा बात करने। बातचीत हमारी इशू बेस्ड होगी, मैं नहीं कहता क्या बातचीत के नतीजे निकलेंगे, बट आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। क्यों? वो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सारी स्ट्रेटजी वही बनाते हैं। ये सब गलत है, सारी स्ट्रेटजी प्रधानमंत्री तो आजकल दफ्तर भी नहीं जाते हैं, अमित शाह बनाते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो प्रधानमंत्री बनाते हैं सब, अमित शाह जी को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको तो इसलिए रख दिया गया कि बुराई इनके सर कर दो। अच्छा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार देखी है मैंने 2019 के चुनाव के बाद। प्रधानमंत्री, मैं अभी भी अमित शाह को देखता हूँ, वो शानदार तरीके से हैंडल करते हैं मीडिया को। कोई पत्रकार चापलूसी कर रहा होता है उनकी, उसको भी डांटते हैं, शब्दों को लेकर बहुत शानदार हैं, चयन है, मतलब ही इज अ वेरी पॉलिटिकल शार्प पर्सन, होशियार आदमी, बहुत ज्यादा। आप उनकी तारीफ करके बच नहीं सकते हैं। उनके मैंने देखा है कई पत्रकार जो हैं, अमूमन हम पत्रकार लोग आजकल चापलूसी बहुत करते हैं, किसी नेता के यहाँ गए तो उनको जो अच्छा लगा वही सवाल पूछे, है इसी तरह के माहौल है। मैंने देखा है जो पत्रकार उनसे चापलूसी करता है अमित शाह का, वो डांट देते हैं। तो क्या लगता है ये सारे पॉलिटिकल जो रणनीति है वो अमित शाह बना रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अमित शाह तो एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, अमित शाह में बदले की भावना, ये सब चीजें नहीं है। लेकिन तो इसका मतलब है कि बीजेपी जो चुनाव जीत रही है, तो मानेंगे ना कि प्रधानमंत्री की सारी स्ट्रेटजी है नरेंद्र मोदी की, बीजेपी को यहां तक लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। वो भी गलत है। चुनाव सारा अमित शाह लड़ाते हैं। यूपी में जो विक्ट्री हुई वो मायावती का वोट ट्रांसफर हो गया इसलिए हुई, और उसके लिए अमित शाह जिम्मेवार थे। उन्होंने मैनेज किया कि मायावती का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाए, वरना जीत नहीं रहे थे पिछला चुनाव। अच्छा, इनकम टैक्स ईडी अभी स्टालिन के एक मंत्री पर छापा पड़ा है, ममता बनर्जी ने कहा इससे पॉलिटिकल वेंडेटा। आप सहमत हैं जिस तरह से रेड बढ़ रहे हैं? नहीं, तो बहुत ही शेमफुल एक्ट है, ये नहीं करना चाहिए कभी। ये आखिर आप भी तो हटोगे किसी दिन पावर से। तो करप्शन पर तो कार्रवाई होगी ना सर, जो बेदाग होगा वो निकल आएगा। करप्शन पे आपको कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं? अगर आप इतना बोल रहे हैं, आप अगर बेदाग हैं, हमको भी करेंगे, आप वेट करिए, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, करेंगे। वो तो ठीक है, मेरे पे कोई दाग नहीं है उस तरह से, उनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो बिना मौके भी कर रहे हैं। मैंने किसी करप्शन की शिकायत की थी कश्मीर में, जिनके मैंने नाम दिए थे सीबीआई को, उनमें से एक भी आदमी को इंटरोगेट नहीं किया, और मेरे सारे स्टाफ को 2-2, 3-3 दिन बिठा के जम्मू में इंटरोगेट किया। तो ये क्या है? ये वेंडेटा है कि नहीं है? आप क्या कह रहे हैं, अगर इस सत्ता से चले गए तो इनके साथ भी ऐसा होगा? इनके साथ होना चाहिए, होगा तो नहीं। दे डिजर्व। क्या लगता है सर, मैं फिर एक बार उसी पर आना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कांग्रेस का कार्यकाल देखूं। कांग्रेस के समय में ज्यादातर जो SC ST OBC के लीडर हैं, मायावती, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां होती थी। मोदी जी के दौर में पार्टियों पर कार्रवाई होती थी। देखिए, एक ठाकुर समाज के मंत्री जेल, डिप्टी CM जेल में है, एक जैन जो है वो दिल्ली के जेल में है। तो मोदी जी की नजर सब पर बराबर पड़ती है, जो भी विपक्षी दल है उसके नेताओं की जांच होती रहती है। बैलेंस जांच तो होना चाहिए। नहीं, जांच से किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन फिर सबकी होना ही। बताओ बीजेपी के कितने लोगों के यहाँ रेड हुआ? बीजेपी में बेईमान नहीं है, और जो बेईमान बीजेपी में चला जाता है वो तो सेफ हो जाता है। आप इतना तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल बीनर आदमी है, राजनीतिक रूप से उनसे बगावत करना नुकसान का सौदा है। इज ए पॉलिटिकल बीनर। 3 बार लगातार गुजरात में चुनाव जीतना, फिर देश जीतना। जीतने से कोई अल्लाह मियां नहीं हो जाता। जीतने से वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो ये कहाँ लिखा है कि वो सही है? जीत गए, पावर मिल गई, उसको भोगिए, लेकिन ठीक से भोगिए।
विपक्ष डरा हुआ है, विपक्षी नेता मैं डरे हुए हैं। विपक्ष वालों का क्या करूं, उनको डरना नहीं चाहिए। अगर वो बहादुरी से मैदान में कूद जाएंगे, अकेले पुलवामा को लेके मैदान में कूद जाएंगे तो इनको डिथ्रोन कर सकते हैं। ये विपक्ष डरा हुआ है या फिर प्रधानमंत्री के मुकाबले काम नहीं कर पा रहे, जितना वो कैंपेन करते हैं, तैयारी करते हैं, पहले से अपने आप को झोंक देते हैं, चुनाव से एक साल पहले से स्ट्रेटजी बनती है। यूपी में चुनाव है तो 27 ओबीसी मंत्री। कर्नाटक में तो आपने 3 ट्रक फूल दिल्ली से मंगा के अपने ऊपर गिरवाए थे और आपने बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली और कहां कहां गए, एक वोट का तो फर्क नहीं पड़ा आपको। कैसे देखते हैं, क्या बीजेपी का 10 साल हो गया बस? क्योंकि 10 साल यहाँ लोग रहते हैं, इंदिरा जी भी रही हैं, नेहरू भी रहे हैं, मनमोहन सिंह भी रहे हैं, इसके बाद नहीं हो पाएंगे। लास्ट है ये 100%। और अगर आ गए तो भाई हमारे जैसा वो फांसी दे देंगे, कोई बात नहीं, उसे भी देखेंगे। हम प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। आ गए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा हिंदुस्तान की जनता पे और विपक्ष पे। कभी लगता है सर कि आपने कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लिया? सत्ता के पक्ष में थे, गवर्नर थे। मैंने 10 दिन सोचा था किसानों के मुद्दे पे बोलने से पहले, और अल्टीमेट मुझे वॉइस अंदर से आई थी कि नहीं, अपने वर्गों के सवाल हैं। इस पर चरण सिंह जी कहते थे, हम उनके साथ काम किए हैं, कि अपने वर्गों का जब सवाल आए तो चाहे जो छोड़ना हो छोड़ दो, समझौता मत करो। तब मैं बोला था, मुझे भी पता था मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता हूँ, मुझे इशारा भी किया गया था कहीं कहीं से, लेकिन मैंने कहा कोई चीज़ नहीं होती। असली चीज़ होती है कि जो आप स्टैंड लेते हैं जिंदगी में, वो आपकी क्या इमेज बनाता है। नहीं, आपका डैमेज कंट्रोल पूरा करने के लिए किसान कम्युनिटी से ही वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ट्राइबल राष्ट्रपति हैं। नहीं, ये तो मानेंगे ना, नरेंद्र मोदी ने डाइवर्सिटी तो लाया है, राजनीति को चैलेंजिंग तो बनाया है, मेहनत करना तो लोगों को सिखाया कि निकलना पड़ेगा आपको, चुनाव जीतना है तो। वो तो है। इंस्टीट्यूशन को कैसे देखते हैं? क्या सचमुच इंस्टीट्यूशन दबाव में, या विपक्ष का? इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं, अब कहाँ है, कौन इंस्टीट्यूशन छोड़ रखा है? एक ये 2-2.5 साल का चीफ जस्टिस है बेचारा, ये जितना, अब तो वो भी एसर्ट करना बंद कर दिए हैं, कितना एसर्ट करते हैं। इसके बाद कौन इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है? इस देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर इस सिफारिश पे लगे हैं कि इनका संघ से ताल्लुक था। अगर नहीं है तो आप कितने काबिल हो, आप नहीं लगेंगे। आप पूरी लिस्ट मंगा के देख लीजिए। आप संघ नहीं गए? जो इंटर ना, मैं कभी नहीं गया। जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होने लायक नहीं थे, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। मतलब आप संघ नहीं गए, आरएसएस की शाखा में नहीं गए? कभी नहीं गया। संघ की ट्रेनिंग नहीं ली। यहाँ गलती हो गई बीजेपी से आपको गवर्नर बनाने। नहीं, ये फैक्ट है क्या कि संघ के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है? आई वॉज ए गुड गवर्नर, अच्छे से कर रहा था। 2 चीजें मैंने गलती की। एक, मैंने वहां करप्शन का विरोध किया जहां भी गया मैं, वो भी इनको पसंद नहीं था। असली चीज वहीं से शुरू हुआ, गोवा से। अच्छा, ये सच है आपकी वाइस चांसलर के लिए आपके पास भी एप्लीकेशंस आए होंगे? जो भी वाइस चांसलर हो या तमाम बड़े इंस्टीट्यूशन में जिनका संघ से एफिलिएशन है, उन्हीं को जगह दी जाती है। ये कहा जाता था कि इनका संघ से एफिलिएशन है। मैंने कहा ये तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये 4 में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो मैं रख दूंगा, वरना नहीं। पूरा जोर लगा लिया जम्मू की बीजेपी ने, लेकिन मैंने नहीं रखा जिस आदमी को चाहते थे। उन्होंने आके अमित शाह साहब से शिकायत की, अमित शाह साहब ने कहा भाई वो तो ऐसा ही है। आप किसान कम्युनिटी से आते हैं सर, आप गवर्नर रहे, आपने इतना राजनीतिक संघर्ष, आपको पता है जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो ताकतवर किसान कम्युनिटी है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, यहाँ तक कि ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। ये नहीं है। कभी आप लोग को लगा नहीं कि डाइवर्सिटी के लिए काम किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो, आरक्षण को बचाया जाए? बहुत बार हम तो सारी जिंदगी इसी पर लड़ते रहे, सोशलिस्ट होने के कारण। आप लोग क्लेम लेंगे, अगर आप बीजेपी का आज विरोध कर रहे हैं और बीजेपी अगर इतनी ही खराब कर रही है, तो इसके लाने में आप लोग का योगदान है? हाँ बिल्कुल। यू एग्री? बिल्कुल एग्री करते हैं। क्योंकि बीजेपी, कहिए उसको क्लेम मत कहिए, ब्लेम लेंगे ब्लेम। क्योंकि बीजेपी तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को ही अपने पार्टी में उठाते हुए, उनके पास कोई बहुत बड़ा बैकबेंच नहीं था। सोशलिस्टों को उठाया, ममता बनर्जी हो, तमाम पार्टी के नेताओं को उठाते हैं।
कैसे महसूस कर रहे हैं आज की जो राजनीतिक हालात है? जो लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल है। अगर नरेंद्र मोदी जी 24 में दोबारा चुनाव जीत के आगे तो इस देश में चुनाव नहीं होगा उसके बाद। आप बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं, मैं इसको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। वो कहेंगे अब क्या जरूरत है चुनाव की, हर बार तो मुझे चुनते ही हैं लोग, तो मान लो मुझे ना से टीटो भी ले गए। इसलिए 24 बहुत क्रूशियल है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं एक चाय वाला हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, देखिए, संविधान नहीं होता तो मैं नहीं आता पाता यहाँ। चाय वाले ही संविधान को खत्म करते हैं जो नीचे से आते हैं। पहले तो उन्होंने चाय बेची नहीं है, ये सब भी डिस्प्यूटेड है, बेची है नहीं बेची है। बट पिछड़े वर्ग से तो है, ओबीसी हैं। वो भी वही, देखिए आप पता करिए उनकी बिरादरी का, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करिए, फिर आप वो कुछ नहीं है, बनिया कम्युनिटी से, जनरल कम्युनिटी से, जनरल कैटेगरी से थे। बिल्कुल। अच्छा, होते हो तो वो कौन सा बैकवर्ड होने से कौन उसमें क्वालिफिकेशन हो जाती है? लोग कह रहे हैं कि 2024 में कोई किसान या शेड्यूल दलित या फिर पिछड़ा ही प्रधानमंत्री होगा। होना चाहिए। कोई आपको आपके राजनीतिक अनुभव से क्या फॉर्मूला लगता है 2024 में जो आप कह रहे हैं? कुछ नहीं, वो सिर्फ एक करें कि 1 वर्सेस 1, ट्रायंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर ना हो, दैट इज सफिशिएंट। 400 सीट पे भी अगर ऐसा कर देंगे तो ये लोग हार जाएंगे। और अगर मोदी जी 200 से नीचे आ गए तो बीजेपी के ही लोग उनको बदल देंगे। नाराज है लोग उनसे। आप देखो ना, 5 जन को पढ़ो आप। ऑर्गेनाइजर ने जो अभी पोस्ट लिखा है, हिंदुत्व और मोदी का चेहरा। संघ के लोगों से बात करो। क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड है। नहीं, वो इशू नहीं है। उनकी जो एरोगेंस है और उनकी जो एक तरह से एटीट्यूड है टुवर्ड्स पीपल, पूरे मंत्रिमंडल में कोई सवाल नहीं करता है मिनिस्टर। 8 मिनिस्टर तो अपने दफ्तर नहीं जाते हैं, उनकी मिनिस्ट्री इनके दफ्तर से चलती है। ये खुद अपने दफ्तर नहीं जाते हैं, सारा दिन घर से ही चलाते हैं प्रधानमंत्री का पद। मतलब आप कह रहे हैं कि इनकी हिरार्की है, कंट्रोल है एकदम। कंट्रोल तो इंदिरा गांधी से ज्यादा या कम? ज्यादा। आपने उस दौर को भी देखा है? तो बहुत लिबरल थी। तो मतलब मान लें हम लोग सबसे मजबूत प्रधानमंत्री देश देख रहा है। मजबूत नहीं होता है, तानाशाह मजबूत नहीं होता है। मजबूत होता है जो पब्लिक की सपोर्ट से बनता। लाल बहादुर शास्त्री थे, वो थे मजबूत। अच्छा, टीवी अखबार डरा हुआ है या आपको कुछ और वजह लगती है? पत्रकार जो हम जैसे पत्रकार हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ डरे हुए हैं, सब तरह की चीजें हैं। पत्रकार तो ठीक है बाय एंड लार्ज, लेकिन जो मालिक है मीडिया हाउसेस के, वो डरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि इस देश का जो एक बड़ा तबका है, बड़ा तबका जनसंख्या के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, जिनके पास संसाधन है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, 97% संसाधनों पर उनका कब्जा है। लगभग उनकी 10 से 12% आबादी है। उनका वैचारिक समर्थन है इस सरकार को। नहीं, उनका तो हर अंग्रेज को भी समर्थन था। वो तो अपॉर्चुनिस्ट होती है क्लास, वो तो दूसरा तानाशाह आ जाएगा, उसको भी समर्थन दे देंगे। अंग्रेज को था कि नहीं था? मुगलों को भी था। इन्होंने कब बगावत की थी? बगावत तो किसानों ने, मजदूरों ने, काची को। ये बड़ी बात कह रहे हैं। जी जी, इन्होंने की थी। जो पावरफुल तबका है, जो सत्ता में बैठा तबका, ये हमेशा बगावत कभी नहीं करता है। इसका देश से कोई ताल्लुक नहीं, इसका अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से ताल्लुक रहता है। किसान नाराज लग रहे हैं। किसान कौम तो शानदार कौम होती है, मेहनत करती है, उसके साथ मैं बता रहा हूँ, इनका जो बोन ऑफ कंटेंशन होगा असली हटाने का कारण, उसकी रीढ़ की हड्डी किसान होंगे। और आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उसमें काम करूंगा, मैं किसान हूं, इसलिए उनके साथ रहूंगा। आपको अब इस अपोजिशन के नेताओं के फोन तो आते होंगे कि आप ही करेज दिखा रहे हैं, अब थोड़ा और बोलिए, हम लोग आपके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि कोई आगे नहीं आना चाह रहा है। फोन बहुतों के आते हैं, लेकिन कोई फल ही नहीं फोड़ता है। अपोजिशन को थोड़ा मेहनत करनी चाहिए।
सवाल है आगे बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी सीधे नहीं आना चाह रही है। नहीं कर तो रहे लोग, ऐसा नहीं आ रही है। मैं देख रहा हूँ सर, एक पत्रकार के तौर पे, छोटा मोटा पत्रकार के तौर पे, कि कांग्रेस ने भी तभी सड़कों पर प्रदर्शन किया जब उनके नेता की जांच चल रही थी। अभी आम आदमी पार्टी भी तभी रामरैली मैदान में आती है। मतलब जनता के मुद्दे, महंगाई पर या बेरोजगारी पर कोई रैली नहीं, कोई धरना नहीं, कोई भारत बंद नहीं। जब सबको अपनी गर्दन फंसती है तभी ये सड़कों पर निकल रहे हैं। ये आप चीज डिफरेंस नहीं। पहले जनता के मुद्दे पर राजनीति होती थी। ये करना चाहिए अपोजिशन को। अब तो सब लोग की जब अपनी गर्दन फंसती है तो चिल्लाने लगते हैं कि देखो मोदी जी हमको मार रहे हैं। उसका ज्यादा असर नहीं होता, जनता के मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं। हाँ। आप की तरफ बहुत लोग देख रहे हैं। तो मैं क्या करूं, बताऊं मैं क्या कर सकता हूं इसके अलावा कि मैंने उनको पुलवामा दे दिया। अरे इसी को रिपीट कर दो, यही कह दो कि पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं होनी चाहिए, और अब होनी चाहिए जांच। इसी सवाल पे सब उखड़ जाएगा इनका तंबू। लेकिन मोदी जी तो सबसे घनघोर राष्ट्रवादी सरकार चला रहे हैं। अब ये राष्ट्रवादी तो है कि आपके 44 सिपाही सड़क पे मर गए और आप उसके फौरन बाद तकरीर करने चले गए। ये दुखती रग पर आप हाथ रख रहे हैं। नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। दुखती रग क्या होती? आप भी राजनीति कर रहे हैं। किसान राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश का जवान राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, वो सारी चीजें इसलिए कि मैं उन्हीं के बीच से आता हूँ। मैंने चरण सिंह जी के साथ राजनीति करना सीखा, उनसे सीखा। फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तब मैं 2 साल का था, तो मैंने खुद अपनी खेती की 12-14 साल का होने तक। फिर मैं कॉलेज में पढ़ने गया, तो मैं उसको बिल्कुल मेरे ब्लड में है वो विद्रोह भी और किसान का दुख भी। अभी तो देखिए कल हरियाणा में उन्होंने बिल वापस वो एमएसपी पर फैसला दे दिया कि हाँ करेंगे। बात मान रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी बात है। जरूरी नहीं था कि वहाँ एक तो किसान मरा है, एक सीरियस है, और 6 दिन तक वो सड़कों पे पड़े रहे। तब आपने क्या जरूरत थी? आप सीधे सीधे मान लेते। एक आखिरी सवाल सर, बस दोबारा मौका मिला तो बीजेपी में जाएंगे? नहीं, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। थैंक यू सर मुझसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।